अरावली अपना ऊंचा सीना लेकर मेरे सामने खड़ा है। लुटे पिटे चित्तौड़गढ़ किले की परछाई भूत बनकर सामने आ जाती है। मैं झुकूं कैसे? खुल के केसरिया बाने की मर्यादा मुझ पर टिकी है। मैं आज़ादी की आखिरी लौ हूँ, मैं कैसे बुझ जाऊँ? लेकिन फिर अमर सिंह को सिसकता देख महाराणा प्रताप का दिल भर आया और उन्होंने दिल्ली को खत लिखकर अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया ने एक लंबी कविता लिखी है, पाथल और पीथल। पाथल मतलब महाराणा प्रताप और पीथल माने बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़। यह कविता पाथल और पीथल के बीच हुए पत्र व्यवहार पर आधारित है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में भटक रहे थे। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। उनके बेटे अमर सिंह भूख से बिलख रहे थे। ऐसे में जंगली अनाज की रोटी तैयार की गई। जैसे ही अमर सिंह रोटी का पहला निवाला लेने वाले थे, एक जंगली बिल्ली उस रोटी को लेकर भाग गई। भूख से बिलखते अपने बेटे को देखकर महाराणा प्रताप का साहस जवाब दे गया और उन्होंने फैसला किया कि वो अकबर को खत लिखकर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। कविता का जो हिस्सा ऊपर दर्ज किया गया है वो महाराणा प्रताप के भीतर चल रहे अंतर विरोध को दिखाता है। इतिहास दो तरह के होते हैं। पहला इतिहास जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जो शिलालेखों, परवानों और सरकारी रोजनामचों में दर्ज किया गया है, जिसे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक में हमें पढ़ाया जाता है। दूसरा इतिहास वो होता है जो लोगों की स्मृति में दर्ज होता है, जिसे हम फांटों के मुंह से सुनते हैं, जो बंजारों की गानों में गाया जाता है। कठपुतली का खेल दिखाने वाले जिसे अपनी डोर के जरिए हमारे सामने जिंदा रखते हैं। इन दोनों इतिहासों के पाठ में भेद है। एक इतिहास में महाराणा प्रताप किताब के इतिहास से ज़्यादा बड़े नायक हैं। उनके बारे में कई किस्म के मिथक सुने जा सकते हैं। मसलन उनका भाला 80 किलो का था, उनका कद 7 फीट था, वो 150 किलो वजनी बख्तर पहनते थे। सवाल ये है कि असल में महाराणा प्रताप कौन थे? मालवा, गुजरात और दिल्ली के रास्ते में होने की वजह से चित्तौड़ का किला आक्रमणकारियों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता था। ये बात महाराणा कुंभा को 15वीं शताब्दी में ही समझ में आ गई थी। लिहाजा चित्तौड़ के अलावा एक और ऐसा किला बनाया गया जहां मेवाड़ के सिसोदिया शासक खुद को सुरक्षित रख पाते। राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों के ऊपर 268 फीट एकड़ में एक किला बनाया गया। नाम रखा गया कुंभलगढ़। इसी कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के बादल महल में विक्रमी संवत 1596 के जेठ महीने उजली तीज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगर ग्रेगेरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो तारीख थी 6 मई और साल था 1540। कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने ईसा के करीब 1450 साल बाद करवाया था। यह किला 36 किलोमीटर की लंबी दीवार से घिरा हुआ है। कई मौक़ों पर यह मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के लिए सुरक्षित रणस्थली के रूप में काम आया। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था, जो कि पाली के सोनगरा चौहान अखेराज की बेटी थी। अखेराज चौहान वही आदमी थे जिन्होंने उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी दिलवाने में मदद की थी। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंता बाई से विमुख हो गए। राजकुमार होने के बावजूद प्रताप का बचपन बेहद साधारण था। उदय सिंह ने जयवंता बाई को महल में रखने की बजाय उनके रहने की व्यवस्था पास के ही गांव में करवा दी। प्रताप राजमहल की 4 दीवारियों की बजाय महल से बाहर भील आदिवासियों के साथ बड़े हुए। दक्षिण राजस्थान के भील आदिवासियों की भाषा में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। प्रताप इसी नाम से पहचाने जाने लगे। भीलों के सहचर्य ने महाराणा प्रताप को वो चीज़ें सिखाई जो वो महल में नहीं सीख सकते थे। मसलन जंगल की कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना, कमाल की तीरंदाजी, भाला चलाने के शुरुआती गुर भी प्रताप ने भीलों से ही सीखे। ये चीज़ें प्रताप के आने वाले जीवन में काफ़ी सहायक साबित होने वाली थी। प्रताप राणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। कायदे से उनके पिता के बाद उन्हें राणा बनना चाहिए था, लेकिन इसमें एक रोड़ा था।
उदय सिंह अपनी सबसे छोटी रानी धीरबाई भटियाणी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, लिहाजा अपनी भटियाणी रानी की जिद के आगे उन्होंने प्रताप की बजाय धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इधर दिल्ली में अकबर हर दिन शक्तिशाली हो रहा था। मुगलों और मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के बीच ये अदावत 3 पीढ़ियों से जारी थी। राणा सांगा को बाबर के हाथों खानवा में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़ हारना पड़ा। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जानते थे कि अकबर के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिहाज से प्रताप जगमाल से ज़्यादा मुफीद थे। 28 फरवरी 1572 होली का दिन था और राणा उदय सिंह ने लंबी बीमारी के बाद गोकुंदा के किले में दुनिया को अलविदा कह दिया। उदय सिंह के 9वें पुत्र जगमाल ने पिता के दाह संस्कार में नहीं आए। इसने वहां मौजूद सिसोदिया सरदारों की भौहों पर बल ला दिया। ग्वालियर के राम सिंह और प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा ने इस बात का पता किया तो पता चला कि जगमाल महल में है और उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। गोकुंदा का किला। राणा उदय सिंह का आखिरी समय यहीं बीता। इसी जगह प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी मिली। परंपरा के अनुसार मेवाड़ के राजा एकलिंग महादेव हैं और राणा खुद को एकलिंग का दीवान कहते हैं। ये बात जानकर दोनों राजमहल पहुंचे। वहां जगमाल राणा की गद्दी पर बैठे हुए थे। दोनों जगमाल के पास गए और उनसे कहा कि आप गलत जगह बैठे हुए हैं। राजकुमारों के आसन आगे की तरफ लगे हुए हैं। इस पर जगमाल ने प्रतिरोध करने की कोशिश की। दोनों ने जगमाल के दोनों बाजू पकड़े और उन्हें राजकुमारों के आसन पर बिठा दिया। इसके बाद प्रताप की खोज शुरू हुई। वो उस समय शहर के बाहर अपने कुछ आदमियों के साथ बैठे हुए थे और शहर छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। सिसोदिया सरदारों ने उन्हें रोका और राणा बनने के लिए मनाया। काफ़ी समझाने पर प्रताप इस चीज़ के लिए तैयार हुए। वहीं पहाड़ी के पास एक चट्टान पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। मेवाड़ सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण जगह थी। एक तरफ ये गुजरात दिल्ली के व्यापारिक रास्तों के बीच में पड़ता था और दूसरी तरफ दिल्ली से मालवा और दक्षिण भारत जाने का रास्ता भी यहीं से निकलता था। प्रताप के गद्दी संभालने के बाद अकबर ने उनकी तरफ समझौते का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर दी। अकबर ने अलग अलग समय पर प्रताप के पास 4 दूत भेजे। नवंबर 1572 में अकबर ने जलाल खान को प्रताप के पास भेजा। इसके बाद जून 1573 में अकबर ने अपने सेनापति और जयपुर के राजकुमार मान सिंह को दूत बनाकर भेजा। इसके बाद अक्टूबर 1573 में मान सिंह के पिता भगवंत दास प्रताप को संधि के लिए मनाने के लिए आए। सबसे आखिर में अकबर ने राजा टोडरमल को प्रताप के पास भेजा। इन 4 दूतों को असफलता हाथ लगी। इन 4 में से प्रताप और मान सिंह के बीच हुई संधि वार्ता के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। आमेर के शासक मान सिंह कछवाहा, जिन्होंने अकबर की तरफ से राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया, जून 1573 में मान सिंह गुजरात के सैनिक अभियान से लौट रहे थे। उस समय अकबर के कहने पर वो प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर गए। उन्होंने प्रताप के सामने संधि की बड़ी आकर्षक शर्तें रखी। मान सिंह ने प्रताप से कहा कि मेवाड़ के आंतरिक मामलों में अकबर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस समय तक मेवाड़ का ज़्यादातर इलाका मुगलों के कब्जे में जा चुका था। चित्तौड़ के किले के अलावा बदनौर, मांडलगढ़, जहाजपुर और रायला का इलाका अकबर के कब्जे में था, लेकिन प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। कर्नल जेम्स डॉट ने अपनी किताब में महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। इसके अनुसार राणा ने मान सिंह के सम्मान में उदय सागर झील पर एक भोज का आयोजन किया, लेकिन वो खुद उस भोज में नहीं गए। अपनी जगह अपने कुंवर अमर सिंह को भोज में भेजा गया। मान सिंह ने जब अमर सिंह से पिता के ना आने का कारण पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि उनके पेट में दर्द है। इस पर मान सिंह ने कहा कि वो पेट दर्द का बहाना खूब समझते हैं और वो और प्रताप एक ही थाली में खाना खाएंगे।
प्रताप ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने मान सिंह से कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हों। मान सिंह के पिता भगवंत दास ने अपनी बहन की शादी अकबर के साथ की थी। हालांकि इस घटना का जिक्र उस समय के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। ना तो अबुल फजल ने इस घटना का कोई जिक्र किया है और ना ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने। राजपूत स्रोतों में अमर काव्य वंशावली और राज रत्नाकर में इस मान सिंह और प्रताप के बीच की मुलाकात में किसी किस्म की अशिष्टता का जिक्र नहीं मिलता। महाराणा प्रताप ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली तब तक मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा उनके हाथों से खिसक चुका था। चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनौर, रायला और जहाजपुर राणा के हाथों से जा चुके थे। उनके पास कुंभलगढ़, नए नए बसे उदयपुर और गोकुंदा के इलाके का अधिकार बचा था। ऐसे में प्रताप ने गद्दी संभालने के साथ ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ के आसपास के सभी खेतों में खड़ी फसलों में आग लगवा दी। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगर कोई काश्तकार फसल उगाते हुए मिला तो उसे प्राण दंड दे दिया जाएगा। चित्तौड़ और गोकुंदा के बीच के सभी कुओं में कचरा डलवा दिया गया ताकि मुगल सैनिकों को पानी न मिल सके। मैदानों की सारी आबादी को अरावली के पहाड़ों पर ले गए। महाराणा अब जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उसने प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोकुंदा की तरफ रवाना की। इस सेना ने राजसमंद के मोलेला में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लोशिंग में डेरा डाले हुए थी। बीच में एक घाटी पड़ती थी जिसे आज हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। संख्या बल के हिसाब से महाराणा प्रताप की स्थिति कमजोर थी। मेवाड़ के स्रोतों के मुताबिक महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, जबकि शाही सेना की तादाद 80,000 की थी। जबकि अबुल फजल और बदायूनी के मुताबिक मुगल सैनिक 20,000 की तादाद में थे और मेवाड़ की सेना की तादाद 4,000 से 4500 के बीच में थी। मुगल सेना की योजना थी कि वो गोकुंदा के किले पर कब्जा करें, जहां प्रताप का बेस था। प्रताप अपनी युद्ध परिषद में मुगलों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। युद्ध की शुरुआती योजनाओं के अनुसार संख्या बल की कमी से निपटने के लिए ये तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रों में युद्ध लड़ेंगे ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। यह राम सिंह तंवर की सुझाई हुई युक्ति थी। इस पर कई राजपूत सरदारों ने यह कहकर ऐतराज़ किया कि ये राजपूतों के लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं है और उन्हें आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हल्दी घाटी का दर्रा इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी उसमें से नहीं निकल सकती थी। लिहाजा मान सिंह ने अपनी सेना वहां से नहीं गुजारी। राणा मान सिंह का इंतजार करने की बजाय उनकी तरफ पहल कदमी कर दी गई। हल्दी घाटी का संकरा दर्रा, जहां राणा ने शाही सेना से मुकाबला करने की योजना बनाई थी, महाराणा प्रताप की तरफ से उनके हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे अफगान मूल के हाकिम खां। वहीं शाही सेना के हरावल दस्ते की कमान थी सैयद हाशिम के पास। बाढ़ की सेना को बाईं बाजू कमान झाला पीदा के पास थी। दाईं बाजू की कमान ग्वालियर के राम सिंह तंवर के पास थी। बीच में राणा खुद थे और अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। जिस समय मेवाड़ की सेना का खमनौर में शाही सेना से आमना सामना हुआ, मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी। युद्ध शास्त्र का स्थापित नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हो तो मार करने की आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में यह एडवांटेज मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए। शाही सेना के सैनिकों में भगदड़ मच गई। प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ से उतरने का आदेश दे दिया ताकि भागती शाही सेना को खदेड़ा जा सके। उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने उन्हें समझाया कि वो मैदानी इलाके में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम सिंह का अंदेशा सही साबित होने वाला था। पहाड़ी से भागती सेना बनास नदी के किनारे आकर रुक गई। अब राणा और शाही सेनाएं समतल मैदान पर थी। शाही सेना के हरावल दस्ते के पैर उखड़ चुके थे।
राम सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना की बाईं टुकड़ी ने शाही सेना की दाईं टुकड़ी को पीछे से धकेल दिया था। राम सिंह ने चतुराई दिखाते हुए अपनी टुकड़ी को बाईं दिशा में बढ़ा दिया, जहां झालाविदा शाही सेना की दाईं टुकड़ी को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। मुगल सेना को भागता देख एक मुगल सूबेदार मेहत्तर खान ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत खुद रसद और सैनिकों के साथ युद्ध में आ रहे हैं। अबुल फजल लिखता है कि इस अफवाह ने जादू जैसा काम किया, मुगल सैनिकों में लड़ने का हौसला लौट आया। इस बीच मान सिंह ने देखा कि राजपूत शाही सेना पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने अपने भाई माधव सिंह के नेतृत्व में 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी को शाही सेना के केंद्रीय भाग की ओर रवाना किया, जहां प्रताप युद्ध लड़ रहे थे। मुगल सेना फिर से लड़ाई में लौट आई। बदायूनी खुद इस युद्ध में मौजूद था और बाद में उसने इस युद्ध का आंखों देखा ब्यौरा लिखा। उसने अपनी किताब मनतखब उत तवारीख में लिखा है कि युद्ध इतना भीषण हो चुका था कि दूर से देखने पर लगता था कि दोनों सेनाएं एक दूसरे में नत्थी हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है। ऐसे में बदायूनी ने मुगल जनरल आसिफ खान से पूछा कि वो इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाए कि किस राजपूत पर वार करना है, क्योंकि मान सिंह के नेतृत्व में कछवाहा राजपूत मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। आसिफ ने उन्हें जवाब दिया कि तीर चलाओ, किसी भी तरफ का राजपूत मरे, फ़ायदा तो इस्लाम का ही होगा। हाकिम खान सूर पठान था और अकबर के खिलाफ था। उस पर राणा के हरावल दस्ते की जिम्मेदारी थी। इसमें उसके अलावा उसके 500 पठान साथी भी लड़ रहे थे। अबू फजल और बदायूनी दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया गया था। मान सिंह खुद मर्दाना नाम के हाथी पर सवार होकर इस युद्ध का संचालन कर रहा था। माधव सिंह के आ जाने से महाराणा प्रताप मुगल घेराबंदी को भेद नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी लूणा को सामने लाने का आदेश दिया। मुगल सेना की तरफ से लूणा को रोकने के लिए गजमुख नाम के हाथी को भेजा गया। लूणा के सर में बंदूक की गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया था। उसकी जगह पर प्रताप की सेना के मुख्य हाथी राम प्रसाद को लाया गया। गजराज, जिसे लूणा घायल करने में कामयाब रहा था, को पीछे बुला लिया गया। उसकी जगह राम प्रसाद से लड़ने के लिए गजराज नाम के हाथी को भेजा गया। गजराज ने राम प्रसाद पर जबरदस्त हमला किया। इस बीच राम प्रसाद का महावत तीर लगने की वजह से मारा गया। एक मुगल महावत ने बड़ी बहादुरी से छलांग लगाकर राम प्रसाद पर कब्जा कर लिया और उसे हाँक कर मुगल खेमे में ले गया, जहां से युद्ध का रुख बदलने लगा। प्रताप को युद्ध का रुख समझ में आने में देर नहीं लगी। अब इस युद्ध को जीतने का एक ही तरीका बचा था। अगर राणा किसी तरह से मान सिंह को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद वो हारी हुई बाजी जीत सकते थे। प्रताप ने अपने साथ कुछ भरोसेमंद घुड़सवारों को रोक लिया और मान सिंह की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इसी बीच वो 3 बार मुगल सैनिकों से घिर गए और जैसे तैसे कर वो ये घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। राणा का घोड़ा चेतक जैसे ही मान सिंह के हाथी के पास पहुंचा, उसने अपने अगले पैर हाथी के मस्तक पर जमा दिए। उस स्थिति में प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर वार किया। कहते हैं राणा का भाला मान सिंह के महावत को पार करते हुए मान के हौदे के किनारे के पिलर से टकराया। इससे मान सिंह का हौदा एक किनारे से टूट गया, लेकिन वो कुछ ही इंच के फासले से बच गया। युद्ध के परिणाम को बदलने की राणा की आखिरी कोशिश भी नाकामयाब रही। मेवाड़ की सेना की बाईं बाजू की कमान संभाल रहे थे झालाविदा। झालाविदा और प्रताप का पीढ़ियों का साथ था। खानवा के युद्ध में जब प्रताप के दादा राणा सांगा अकबर के दादा बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त युद्ध के दौरान एक तीर सांगा को आकर लगा। तीर लगने की वजह से सांगा बेहोश हो गए थे। उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया जाने लगा। इससे राजपूतों का मनोबल टूटने लगा। उस समय झालाविदा के पिता झाला अज्जा ने राणा सांगा के राजसी चिन्ह उनसे लिए और उन्हें खुद पहनकर राणा सांगा के हाथी पर चढ़ गए। इससे राजपूत सैनिकों का भरोसा दोबारा लौटने लगा और मैदान छोड़ने की बजाय वो अंत तक वहीं डटकर लड़ते रहे। झालामान को झालाविदा के नाम से भी बुलाया जाता है। वो महाराणा प्रताप के वफादार साथियों में से एक थे
और कद-काठी में भी उनके जैसे ही दिखाई देते थे। झालावाड़ ने भी ऐसा ही कुछ किया। मान सिंह पर हमला करते वक्त वो फिर से मुगल सैनिकों से घिराए। झालावाड़ उनकी जान बचाने के लिए बीच में कूद गए। राणा के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। झालावाड़ ने महाराणा से उनकी राजसी छतरी ले ली और अपने सिर पर पहन ली। इससे मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। प्रताप को जैसे तैसे समझाकर जंग के मैदान से निकाला गया। पिता प्रताप की जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता, आइए इस पर नजर डालते हैं। पहली नज़र में ये मुकाबला मुगल सेना के पक्ष में जान पड़ता है। प्रताप को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आधी सेना इस जंग में मारी गई। सबसे बड़ी बात, वो चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथ से फिसल गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में चले गए। हल्दी घाटी में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हल्दी घाटी में जीत के बाद मुगल सेना ने गोकुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। अब तक ये किला महाराणा प्रताप का बेस हुआ करता था, लेकिन उन्हें इस पर कब्जा बनाए रखने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने इस किले की सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद मुगल सैनिक राशन की कमी से भूखे मरने लगे। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने घोड़े मारने पड़े। युद्ध से लौट रही मुगल सेना की टुकड़ी को असुरक्षित पाते ही भील उन पर तीर और गोफर से हमला कर देते। महाराणा प्रताप दी इनविजिबल वॉरियर लेखिका रीमा हुजा बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहती हैं, ऐसा लगता था कि महाराणा 100 जगह एक साथ थे, क्योंकि वो गुप्त रास्तों से निकलकर जंगलों में घुस जाते थे। यह मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपुताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोकुंदा और उदयपुर पर अपना अधिकार कर लिया। इधर हल्दी घाटी की जंग से जीत कर लौटी शाही सेना ने अकबर से भारी नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि वो राणा को पकड़ने में नाकामयाब रहे। अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह और आसिफ खां और काजी खान की दौड़ी बंद करवा दी। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए इसके बाद कुल 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। बचपन में भीलों की संगत प्रताप के काम आई और एक बेहतरीन छापामार योद्धा के तौर पर वो उभरे। तो क्या महाराणा प्रताप का सारा संघर्ष अपनी सियासत बचाने के लिए था? नहीं, उन्होंने चित्तौड़ को मुगलों से आज़ाद करवाने की कसम खाई थी। कहा था कि जब तक वो चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करवा लेते, तब तक वो सोने चांदी की थाली में खाना नहीं खाएंगे, महल की छत के नीचे नहीं सोएंगे और नर्म बिस्तर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये संघर्ष सिर्फ अपनी रियासत बचाने का नहीं था, प्रताप का पूरा संघर्ष अपनी मिट्टी की आज़ादी बचाए रखने के लिए था। उन्होंने मुगलों की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया। शायद यही वजह थी कि वो राजस्थान में आज भी सबसे लोकप्रिय इतिहास नायकों में से एक हैं। ये प्रताप की प्रतिज्ञाओं का असर है कि कई पीढ़ियों तक मेवाड़ के राणा अपनी थाली में पत्ते बिछाकर खाना खाते थे। उनके बिस्तरों के नीचे घास के तिनके रखे जाते थे। प्रताप के वंशजों ने उनकी प्रतिज्ञा का सांकेतिक पालन ही किया, लेकिन राजस्थान का गढ़िया लुहार घुमंत समुदाय आज भी उनकी प्रतिज्ञाओं के साथ जीता मरता है। अगली बार अगर आपको सड़क के किनारे लोहे के औजार बेचते परिवार मिले, तो उनसे थोड़ा सम्मान से पेश आइए, क्योंकि ये राणा प्रताप के सैनिक हैं जिन्होंने सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद छत के नीचे रहना स्वीकार नहीं किया। प्रताप असल में इन्हीं लोगों के नायक हैं जिन्होंने उन्हें की का नाम दिया। आखिर में कन्हैयालाल सेठिया की कविता के एक हिस्से से बात खत्म करते हैं, जिससे ये लेख शुरू हुआ था। जब बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के हाथ में राणा प्रताप के आत्मसमर्पण का खत देखा, तो उन्होंने खत की सच्चाई जानने के बहाने से प्रताप को एक और खत लिखा। इस खत में पृथ्वीराज राठौड़ ने प्रताप को झकझोरते हुए कहा
कि वो अकबर के सामने आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं। पीथल या पृथ्वीराज का ये खत पढ़कर राणा का स्वाभिमान जाग गया और उन्होंने पृथ्वीराज के खत में जवाब में कहा, युद्ध काल में बजने वाले वाद्य यंत्र कड़खै की उठती हुई तान पर पग पग खांडा टकराने की आवाज़ आएगी। आपको मुग़ल दरबार में अपनी मूछ नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खून की नदी बहा दूंगा, मैं अकबर से अथक लड़ूंगा और उजड़ा हुआ मेवाड़ फिर से बसा दूंगा। तो ये थी हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी कहानी। जय हिंद, वंदे मातरम।